साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो पुस्तक का ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, इसका अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित हैं। ये थोड़ा ये हो सकता है ये वीडियो ये कुछ समय लंबा चला जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को पूरा सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान एवं राष्ट्र का भविष्य। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इस समय जो हालात दिख रहे हैं और कैसे ये संविधान बना या भारत में कैसे संविधान आया, संविधान तक भारत कैसे पहुंचा और संविधान के आगे आज जो चुनौतियां हम सबके समक्ष हैं, ये इसलिए और भी प्रासंगिक हो जाता है। और किस किस तरीके से ये चरण गुजरे जो आज तक हमारे पास हम बहुत गलतफहमी में जी हैं। 75 साल हमने गलतफहमी में गुजारे हैं। हमें बहुत कुछ गुमराह किया गया संविधान और इसके निर्माण के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। तो इसलिए ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से अनुरोध है कि भले ही थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक सुनिएगा ज़रूर। बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान एवं राष्ट्र का भविष्य। इसके अध्याय के जो लेखक हैं नितिन मेश्राम हैं। लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। भारत का संविधान 24 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान के मायने क्या होते हैं, शायद उस समय भारत के लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन दुनिया में संविधान का महत्व स्थापित हो चुका था। अमेरिका में 1779 में संविधान बन चुका था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम यूके में इस तरह का संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ मैग्ना कार्टा जैसी संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था कायम हो चुकी थी, जिसके तहत राजा ने अपनी जनता के साथ अपने अधिकारों को बांट लिया था। यहाँ अब तक इसी तरह के कई सेटलमेंट से बनी व्यवस्था कायम है और 15 जून 2015 में उसके मैग्ना कार्टा को 800 साल होने वाले हैं। संविधान असल में समूह में बटे लोग जो राष्ट्र बनना चाहते हैं को मानवीय अधिकार दिलाता है। संविधान असल में समूह में बटे लोग जो राष्ट्र बनना चाहते हैं को मानवीय अधिकार दिलाता है। इसके तहत लोगों के लिए स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। यह सभी मनुष्यों को एक समान अधिकार देता है और मनुष्यों के बीच भेदभाव को अपराध भी घोषित करता है। 1950 के बाद विश्व के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया। भारत उनमें सबसे पहले है। हालांकि यहाँ यह भी साफ करना जरूरी है कि आज़ादी का आंदोलन और भारत के संविधान का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जब सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की बात उठी, क्योंकि भारत एक विभाजित देश है और यह कई जातियों, धर्म, रीति रिवाज, समुदायों और क्षेत्रों में बटा हुआ है। ब्रिटिश लोग और भारत के लोग दोनों इस बात को जानते थे। संविधान निर्माण के जरिए इस बिखरे हुए लोगों के समुदाय को एक राष्ट्र करने की कोशिश की गई। हालांकि भारत इसमें कितना सफल हो पाया, यह एक गंभीर बहस का मुद्दा है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने को तैयार हुए और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की बात उठी। अंग्रेजों ने यह तय करना जरूरी समझा कि भारत को सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। इस पूरी प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही। अगर हम बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को देखें तो यह साफ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट को लेकर वह कितने गंभीर थे। बाबा साहब इस बात को लेकर हमेशा सक्रिय रहे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे हो। उनका मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगी जब उसे संवैधानिक गारंटी होगी, क्योंकि यह संविधान के जरिए देश में समानता स्थापित करना चाहते थे। वह चाहते थे कि जाति और जन्म के आधार पर किसी काम को करने की बाध्यता या फिर न करने की मनाही न हो।
डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जरिए इन चीज़ों को खत्म करना चाहते थे। वह चाहते थे कि संविधान के जरिए भारत से असमानता खत्म हो और समानता आए, लोगों को उनके मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लेकर गारंटी मिले। केसी बेरी नाम के एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से एक किताब लिखी है। उन्होंने ये किताब 1950 के बाद बने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद लिखी है। किताब में उन्होंने बताया है कि आखिर किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने 3 परिस्थितियों में संविधान की ज़रूरत बताया। पहली स्थिति के तौर पर उनका कहना है कि किसी देश में सामाजिक क्रांति के बाद जब आज़ादी मिलती है और सत्ता किसी एक हाथ से निकलकर दूसरे के पास आती है, तो इस क्रम में कई बदलाव आते हैं। तब आप पहले के नियम कानून को मानते नहीं हैं और आपके पास नए नियम कानून होते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उन्हें संवैधानिक वैधता की ज़रूरत होती है। संविधान को लेकर दूसरी स्थिति तब होती है कि जब किसी देश को दूसरे देश की गुलामी से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में तीसरी स्थिति यह होती है कि अगर किसी देश में पहले से ही संवैधानिक लोकतंत्र था पर उसमें कोई संकट आ गया और उसने काम करना बंद कर दिया। इन तीनों परिस्थितियों में संविधान की ज़रूरत होती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ दो स्थितियाँ एक साथ थी। भारत में सामाजिक क्रांति कामयाब हो रही थी, वहीं दूसरी ओर देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो रहा था। संवैधानिक तौर पर भारत में जाति और वर्ण जैसी व्यवस्था और मनुस्मृति के तहत बनाए गए कानून के खत्म होने का वक्त आ गया था। शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से देश में जो सामाजिक क्रांति आई थी उसे अपनी एक पहचान चाहिए थी। इन दोनों स्थितियों में भारत में भी संविधान की ज़रूरत थी। हालांकि यहाँ यह कहना ज़्यादा सही होगा कि भारत में राजनीतिक क्रांति की बजाय सामाजिक क्रांति की वजह से संविधान बना है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक क्रांति में सक्रिय थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान हो। वह बिना संविधान के ही भारत देश को चलाना चाहते थे, लेकिन भारत में सामाजिक क्रांति के कारण इतने ज़्यादा मजबूत थे कि राजनीतिक लोग चाहकर भी संविधान निर्माण को रोक नहीं पाए। डॉक्टर अंबेडकर के लगातार सक्रिय रहने के कारण ब्रिटिशर्स भी भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं को समझ चुके थे और संविधान के पक्ष में थे। इस तरह से भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया पर मोहर लगी। इन सारी चीज़ों की वजह से 9 अगस्त 1946 को 296 सदस्यों की संविधान सभा बनी। देश का विभाजन होने के कारण इसमें से 89 सदस्य चले गए। इस तरह भारतीय संविधान सभा में 207 सदस्य बचे और इसकी पहली बैठक में सिर्फ 207 सदस्य ही उपस्थित थे। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से चुनकर आए। इसके तुरंत बाद भारत का विभाजन हो गया, जिसके बाद बाबा साहब जिस संविधान परिषद की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरह बाबा साहब का निर्वाचन रद्द हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाजन के वक्त जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व वाले हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया गया, उसे भी तमाम जानकारों ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण गौर करने लायक चीज़ है कि यह ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाजन के वक्त जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व वाले हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया गया, उसे भी तमाम जानकारों ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। यह इसलिए किया गया ताकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं रह पाएँ। हालांकि इन साजिशों को दरकिनार करते हुए बाबा साहब अंबेडकर दोबारा 14 जुलाई 1947 को चुनकर आए। यहाँ बाबा साहब के दोबारा संविधान सभा में चुने जाने को लेकर लोगों में यह भ्रम है कि कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया, जबकि हकीकत कुछ और है और ऐसा कहकर सालों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतिहास और सच्चाई यह है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं बन पाता। डॉक्टर अंबेडकर जब 14 जुलाई 1947 को दोबारा चुन करके आए, उसके बाद ही यह घोषणा हुई कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण करेंगे।
असल में डॉक्टर अंबेडकर जब पहली बार संविधान सभा में चुनकर आए और विभाजन के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के पाकिस्तान में चले जाने के कारण संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे, उस वक्त यूनाइटेड किंगडम यूके की पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत कड़ा विरोध हुआ और विरोध को दबाने के लिए नेहरू को यूके के नेताओं को समझाने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा था। इस विरोध की गंभीरता को इसलिए भी समझा जा सकता है कि कद्दावर नेता चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं हैं, इन लोगों को आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर काफ़ी गंभीर थे। तात्कालिक स्थिति में यूके पार्लियामेंट का कहना था कि अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट होता है तो इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं हैं, खास तौर पर अछूत हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब ने इसको साबित करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सेपरेट सेफगाई अलग विशेषाधिकार की बात कही थी। बाबा साहब की इस बात पर यूके के पार्लियामेंट में बहुत लंबी बहस हुई थी। इस बहस से यह स्थिति पैदा हो गई थी कि अगर भारत में अधिकार के आधार पर बराबरी के अधिकार पर अल्पसंख्यकों, जिसमें SC ST भी थे, के अधिकारों का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इसे वैधता नहीं मिलेगी, और अगर संविधान नहीं बनेगा तो फिर भारत को आज़ादी तथाकथित नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे से चुनकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। यहाँ एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जयकर ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपना त्यागपत्र दिया था, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कुछ अगड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण जयकर ने इन सारी बातों से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। यद्यपि बाबा साहब को दोबारा चुनकर लाना पूरे देश की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर बाबा साहब को चुनकर नहीं लाया जाता तो देश का संविधान नहीं बन पाता और ऐसी स्थिति में भारत को आज़ादी मिलने में और वक्त लग सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास संविधान लिखने वाला कोई दूसरा नहीं था, बल्कि इसमें तथ्य यह है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नहीं होते तो भारत के अछूतों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट होने की बात नहीं मानी जाती और इससे भारत के संविधान को मान्यता नहीं मिलती। भारत को बड़े लोकतंत्र के तौर पर भी दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि तब यह माना जाता कि भारत के बड़े वर्ग SC ST के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात संविधान में नहीं है। यह बात इससे भी साबित होती है कि HL ट्राइब नाम के एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ने कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसनेस नाम की किताब लिखी है। उसमें उनका कहना है कि जब संविधान बनता है और उसमें बराबरी की बात होती है तो यह बराबरी दो तरह की होती है, एक कानूनी बराबरी होती है, दूसरी असली बराबरी होती है। जो कानूनी बराबरी होती है वो लोगों को समानता का अधिकार देती है। भारतीय संविधान के 3 लक्ष्य माने जाते हैं, साथ ही इसकी 3 चुनौतियां भी हैं। संविधान का पहला लक्ष्य और चुनौती सामाजिक क्रांति है, दूसरा लक्ष्य एवं चुनौती राजनीतिक क्रांति है। इसी संदर्भ में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक अल्पसंख्यक अधिकारों का सेटलमेंट है। जिस सामाजिक क्रांति की बदौलत भारत के संविधान का निर्माण हुआ उसमें शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। इन तमाम महापुरुषों के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर के जरिए भारत में जो सामाजिक क्रांति आई वह एकमात्र कारण है जिससे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। यह नहीं होता तो भारत का संविधान नहीं होता, और अगर संविधान नहीं होता तो लोगों के मूलभूत अधिकारों की गारंटी भी नहीं होती, यानी बोलने की, लिखने की, अपनी मर्जी से पेशा चुनने की, संगठन खड़ा करने की, मीडिया चलाने की आज़ादी नहीं होती। जातिगत भेदभाव को गलत नहीं माना जाता, छुआछूत को कानून में अपराध घोषित नहीं किया जाता। भारतीय लोगों को संविधान की ज़रूरत थी। संविधान की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उनको एक राष्ट्र बनना था। संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनी थी, उसमें से बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी
और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सदस्य थे। भारतीय संविधान शीर्षक से ग्रैनुअल ऑस्टिन ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है। भारतीय संविधान एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बना। 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई। संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 141 दिन तक काम करना पड़ा। शुरुआती दौर में इसमें 315 आर्टिकल पर विचार किया गया था। 8 शेड्यूल डिस्कस किए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 343 आर्टिकल पर विचार किया, 13 आर्टिकल शेड्यूल किया। इसमें 7,635 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें 2,473 संशोधन संविधान सभा में मूव किए गए। 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल के साथ भारत के लोगों ने भारत के संविधान की अपने प्रिय मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जरिए 26 नवंबर 1949 को भारत को सुपुर्द किया। आज भारत के संविधान में 448 आर्टिकल हैं। असल में नंबरों के हिसाब से यह आज भी 395 ही हैं, लेकिन बीच बीच में 1, 2 या फिर ए और बी के जरिए बढ़ता रहा है। यह 22 हिस्सों में विभाजित है और इसके 12 शेड्यूल हैं। संविधान बनने के बाद अब तक संसद के सामने 120 संशोधन लाए गए, लेकिन इसमें से 98 संशोधन ही स्वीकार किए गए। इस पूरी प्रक्रिया में विशेष यह है कि भारत ने जो संविधान बनाया उससे भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिले, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समता, बंधुता, भेदभाव युक्त भारत के उद्देश्यों को लेकर भारत का संविधान बना, क्या वह हमें हासिल हो पाया है? इस प्रश्न के आलोक में देखें तो यह हमें 100% तो हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान ने देश में चमत्कार करके दिखाया है। दुनिया में जितना बड़ा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ वह भारत में हुआ। देश का संविधान इसकी वजह बना। अगर विभिन्न देशों से तुलना करके देखें तो इंग्लैंड के लोगों को भी अधिकार टुकड़ों में मिले। इंग्लैंड की महिलाओं को सबसे पहले 1920 में वोटिंग का अधिकार मिला। इसी तरह अमेरिका का संविधान 1779 में ही बन गया था, लेकिन यहाँ के संविधान में ब्लैक लोगों को नागरिकता नहीं थी। 1865 में जब अमेरिकी संविधान में 13वां संशोधन लाया गया, अमेरिका के काले लोगों को नागरिकता मिली। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1857 के काले लोगों को ड्रेड स्टॉक केस में अमेरिकी नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। इस परिप्रेक्ष्य में अब्राहम लिंकन 1863 में 13वां संशोधन का प्रारूप लेकर आए, जिससे काले लोगों को अमेरिकी नागरिकता हासिल हुई। भारत का संविधान बनने तक अमेरिकी संविधान में वहाँ के ब्लैक का मामला पूरी तरह सुलझा नहीं था। 1965 में जाकर अमेरिका में ब्लैक का मामला कुछ हद तक सुलझ पाया, जबकि दूसरी ओर भारत के संविधान में सबसे पहले यह घोषित किया गया कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, धर्म, जन्म, वर्ण, वर्ग, स्थान आदि से परे देश के सभी मनुष्यों को बराबर माना गया। संविधान में साफ तौर पर लिखा गया कि भारत भूमि पर सर्व मनुष्य मात्र समान हैं। संविधान ने सबको एक सूत्र में पिरोते हुए सभी को भारतीय माना और हिंदुस्तान नाम को मिटा दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे नाम भी असंवैधानिक हैं। अब ये देखने की बात है, और आज भी हम देखते हैं कि तमाम जो बड़ी पार्टियां, जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी के ही जो मुखिया, जो लीडर हैं, वो हिंदुस्तान के अलावा कोई शब्द बोलते नहीं हैं, जबकि जो शब्द असंवैधानिक है। भारत हमने स्वीकार किया। संविधान बनने से पूर्व भारत के 2-2.5 साल के इतिहास को देखने पर यह बात असंभव मालूम पड़ती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और भारत के संविधान के कारण यह संभव हो पाया। यह इसकी पहली देन है। संविधान की जो दूसरी देन है वह यह कि जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, स्थान, लिंग आदि जो चीज़ें भारत के लोगों को बांटती थी, संविधान ने इस आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही मनु द्वारा बनाए हिंदू धर्म के सारे नियमों को अपराध घोषित कर दिया।
संविधान के निर्माण के बाद जो तीसरी खास बात हुई वह यह थी कि जिन लोगों ने इस देश पर शासन करने का सपना तक नहीं देखा था, संविधान के अधिकार मिलने के बाद इसे हकीकत में पूरा कर दिखाया। जिस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस देश में संविधान से राजा पैदा होने लगा। इस तरह से संविधान ने भारत के भविष्य का निर्माण किया है। हालांकि भारत के पास इतना सुंदर संविधान होने के बावजूद भी वह एक बड़े संकट से गुजर रहा है, क्योंकि संविधान के जरिए सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य रखा गया था वह उद्देश्य अब तक हासिल नहीं हो पाया है। दूसरा, संविधान के जरिए जिस राजनीतिक लोकतंत्र को हासिल करने का भरोसा जताया गया था वह भी अभी अधर में ही है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह यह है कि भारत में जो वंचित तबका, डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है, उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो गरीब है वह उसी वर्ग में से ताल्लुक़ रखते हैं, अपवाद छोड़कर। जो वंचित है, जो अशिक्षित है, वह उसी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं जो वंचित है। 99% मामलों में जिन महिलाओं का जबरन शोषण होता है वह भी इसी डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में संविधान के जरिए शिक्षा का, काम का और भोजन का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस तरह की योजनाएं इसलिए कारगर नहीं हैं क्योंकि इसे लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो वह अपने आप में लागू नहीं होता, उसे लागू करना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर संविधान लागू करने की जिम्मेदारी होती है यह उन पर निर्भर करता है कि वो संविधान को कितनी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। असल में भारतीय संविधान के सही ढंग से लागू न हो पाने की वजह से 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले भारत के लोगों का विकास प्रभावित होने लगा है। यह तकरीबन रुक सा गया है। आज दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने एक बेहतर विश्व बनाने का सपना देखा है। हालांकि वह ऐसा करने में तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो भारत के 120 करोड़ 1 बिलियन से ज़्यादा की आबादी की समस्याओं को हल नहीं कर देते। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का वह जो सपना है कि दुनिया में समता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, महिलाओं और दलितों की समस्याएं खत्म हो जाएं, तो इसमें वह तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि भारत की समस्या खत्म नहीं हो जाती। यदि दुनिया को समता, बंधुत्व, गरीबी मुक्त, अशिक्षा मुक्त करना है, दुनिया को अगर मानवतावादी जगह बनानी है, तो भारत में भारत के संविधान को सही तरीके से लागू करना होगा। दुनिया के लोगों ने जो सपना देखा है वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भारत का संविधान कामयाब नहीं होता। यानी भारत के संविधान की कामयाबी ही दुनिया को कामयाबी के रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान की कामयाबी ही दुनिया को कामयाबी के रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। इसे इस रूप में लागू करना होगा जिस रूप में इसे लागू करने का सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। तो ये हमारा आज का अध्याय यहीं पर बाबा साहब अंबेडकर, संविधान एवं राष्ट्र का भविष्य, ये हमने यहाँ पर पूर्ण किया। अगले अध्याय इसको आप और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। अगला जो हम अध्याय करेंगे नेक्स्ट अगली श्रृंखला में बाबा साहब अंबेडकर, संविधान एवं जाति का प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।